नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में हम जान रहे हैं। इस सीरीज के 3 लेक्चर हो गए हैं, यह चौथा लेक्चर है। इसके पहले हमने मनु, कौटिल्य और अगन्नसूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी हम जियाउद्दीन बर्नी के बारे में जानेंगे। जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन विचारक थे, एक मुस्लिम स्कॉलर थे जो कि राज सत्ता या राज दरबार से जुड़े रहे, और उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी, उन किताबों में उनसे जो विचार प्राप्त हुए वो ज़्यादातर राज्य के बारे में या राज्य शिल्प के बारे में है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। या कोई कॉन्सेप्चुअल विचार या एक सुगठित राजनीति विज्ञान के विचार नहीं है, किंतु इनसे बहुत सारे राजनीतिक विज्ञान के या राज्य शिल्प के तत्व प्राप्त होते हैं, तो उसे हम जानेंगे। यहाँ पर नीचे मेरे बारे में दिया हुआ है, और नीले रंग में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देख सकते हैं, जिसमें जाकर के आप इस लेक्चर से संबंधित और अन्य जो हमारी लेक्चर सीरीज हुई है राजनीति विज्ञान विषय में, उनके बारे में आप जान सकते हैं। हमने इसके पहले राजनीति विज्ञान में प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में और नेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में लेक्चर सीरीज की है, उन्हें आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, इनका टाइम पीरियड 1286 से 1359 ईस्वी माना जाता है। 1286 से 1359 का पीरियड जो है वो, आप अगर इतिहास के विद्यार्थी होंगे या सामान्य जिज्ञासा भी रखते हैं इतिहास के बारे में, तो आप जानते होंगे कि यह टाइम पीरियड है सल्तनत पीरियड, जो मुगलों के आने से पहले मुगलों ने सल्तनत पीरियड या सुल्तानों के शासन को समाप्त करके और अपनी मुगल सल्तनत की स्थापना की। तो यह सल्तनत पीरियड कहलाता है। बर्नी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। बर्नी के पिता अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में एक उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी थे। उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होने के कारण आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य दरबार में उनका पर्याप्त आना जाना, लोगों से उनका जुड़ाव और लोगों से उनके संबंध रहे होंगे। वह स्वयं भी, यानी जियाउद्दीन बर्नी स्वयं भी मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक राजा जो सुल्तान जो थे, उनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बड़े विश्वास पात्र व्यक्ति थे, करीबी दोस्त थे, और उनके दरबार में दरबारी भी रहे हैं। फिरोज तुगलक ने बर्नी की पदवी व संपत्ति छीनकर, अब आप सुने ही होंगे कि राजा की न तो बहुत दूरी भली है और ना ही राजा से बहुत नज़दीकी भली है। जब शासन सत्ता बदलती है तो उसके साथ लोग भी बदल जाते हैं। जब फिरोज तुगलक का कार्यकाल आया, शासनकाल आया, तो उसने इनकी पदवी जो थी राज दरबार में आने की, वह उनसे छीन ली, उनका सारी संपत्ति छीन लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। बाद में वृद्धावस्था के कारण और राज दरबार को उनसे कोई खतरा नहीं होगा ऐसा समझ करके उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी संपत्ति और अपने लोगों सहायकों के बिना वो काफ़ी दीनहीन अवस्था में हो गए थे। उनका जो लास्ट टाइम था, जीवन का अंतिम समय, बहुत ही गरीबी में बीता। ऐसे कई जगह उल्लेख मिलता है कि उनके मरने के दौरान उनके पास कफन तक के पैसे नहीं थे, तो दूसरों की दया पर निर्भर हो गए, इस तरह की स्थिति आ गई थी। बर्नी अपने टाइम के जो प्रमुख लोग हैं, जैसे अमीर खुसरो हैं और निजामुद्दीन औलिया हैं, तो इनसे भी संबंधित थे। बर्नी का इनसे भी संबंध था। निजामुद्दीन औलिया के तो ये मुरीद कहे जाते हैं, और अमीर खुसरो इनके घनिष्ठ मित्र थे। ठीक, अब इन्होंने जो प्रमुख सिद्धांत दिए उनके बारे में हम जानते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के प्रमुख सिद्धांत में पहला है विपरीत जोड़े का सिद्धांत। विपरीत जोड़े का सिद्धांत मतलब कि उनका यह कहना था कि प्रत्येक वस्तु विपरीत जोड़े के रूप में पैदा हुई है। ठीक, प्रत्येक वस्तु विपरीत जोड़े के रूप में पैदा हुई है, और यह पैदा किसने की है? यह पैदा की है खुदा ने। अब जितने भी मध्यकालीन विचारक रहे हैं, वो चाहे भारत के रहे हों अथवा कि पश्चिमी देशों के रहे हों, मध्यकाल का समय ऐसा था कि राजनीतिक चिंतन में धार्मिक चिंतन का पर्याप्त समावेश हो गया था। तो मध्यकाल जो यूरोप का रहा है, उसमें ईसाई धर्म और उसका प्रभाव था। भारत के मध्यकाल में चूँकि यहाँ पर राज्य सुल्तानों और नवाबों के अधीन थे, तो इस कारण से इस्लामी धर्म या इस्लामी चिंतन का प्रभाव राजनीतिक चिंतन पर रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो यह समझिए कि सब कुछ खुदा ने बनाया है, कुछ भी अपने से नहीं पैदा हुआ है, और जो भी खुदा ने बनाया वह विपरीत जोड़े में बनाया है। विपरीत जोड़े कैसे? जैसे सत्य और असत्य का जोड़ा। अगर सत्य है तो असत्य भी होगा, अगर शांति है तो अव्यवस्था या अशांति भी होगी, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो बुरी भी होगी, अगर दिन है तो रात भी होगा, प्रकाश है तो अंधकार भी होगा। तो इस तरह से उन्होंने विपरीत जोड़े का सिद्धांत दिया। अब आप अगर ध्यान देंगे तो जो विपरीत जोड़े हैं, इसको आप बाइनरी कह सकते हैं।
एक बाइनरी का इनके विचार में मिलता है कि दो चीज़ें उपलब्ध हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सामान्यतः बाइनरी का जो सिद्धांत है वह आधुनिक काल का सिद्धांत माना जाता है। जब आप जेंडर स्टडीज पढ़ेंगे, नारीवाद पढ़ेंगे, तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो विभेद हुआ है वह उनका मानना है कि आधुनिक काल में मिलता है। विशेष करके भाषाओं को अगर हम ध्यान देते हैं तो जो प्राचीन भाषाएं रही हैं, जैसे संस्कृत है, लैटिन है, या जो भी प्राचीन भाषाएं रही हैं, उनमें जेंडर विभेद वाले शब्द बहुत कम मिलते हैं। और इस तरह की बाइनरी वाले शब्द जो कि जेंडर को अलग करते हैं, वह शब्द ज़्यादातर आधुनिक भाषाओं में मिलते हैं। तो यह बाइनरी का सिद्धांत ही विपरीत जोड़े का सिद्धांत है। दोनों मिलते जुलते हैं। ऐसे समझिए कि जो बाइनरी मॉडर्निटी के अंतर्गत बाइनरी आई है, वही विपरीत जोड़े के सिद्धांत के रूप में यहाँ पर बर्नी के विचारों में मिलती है। अब उन्होंने माना कि जब हर चीज़ दो में है, जोड़े में एक दूसरे के विपरीत है, तो हमें किसका वर्ण करना चाहिए, किसे चुनना चाहिए। तो उनका मानना था कि हमें मध्य मार्ग को चुनना चाहिए। अब ये मध्य मार्ग को बहुत सारे लोगों ने चुनने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने भी मध्य मार्ग को चुनने को कहा, अरस्तु ने भी अपने टाइम पे चुनने को कहा। तो बर्नी ने इसमें मध्य मार्ग को श्रेष्ठ माना। उसका मानना था कि न तो हम पूरी तरह से सत्य के पीछे जा सकते हैं, ना ही असत्य के पीछे, न तो प्रकाश के पीछे, ना ही अंधकार के पीछे। तो हम व्यवहारिक रूप से उस मार्ग को अपनाएं जिसे वह मध्य मार्ग कहता है। बर्नी ने यह भी कहा कि विपरीतों के विश्व में राजा द्वारा सत्य को केंद्र में स्थापित किया जाना चाहिए। सत्य की असत्य पर विजय का सिद्धांत उन्होंने दिया कि जिस तरह से यह विपरीत जोड़े हैं, अब इस जोड़े में राजा यह काम करे कि जो प्रकाश है, जो सत्य है, जो शांति है, जो व्यवस्था है, मतलब कि उन चीज़ों को जो कि सत्य के करीब हैं, उन्हें स्थापित करे। विपरीत जोड़े में सब चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन राजा का यह कर्तव्य है, सुल्तान का यह कर्तव्य है कि वह उन चीज़ों को स्थापित करे, राज्य में लागू करे जो कि सत्य के करीब है। तो जैसे असत्य पे सत्य की विजय का सिद्धांत प्रचलित है, उसी तरह का ये बर्नी का भी विचार है। आगे देखते हैं बर्नी ने प्रमुख कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, जान लेते हैं। बर्नी की कृतियों में पहली है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही 1356-57 इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि उसी समय ये लिखी गई होगी। इतिहास व ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। चूँकि दरबार से जुड़े हुए थे तो राज्य और राजनीति का पर्याप्त इन्हें जानकारी थी, अनुभव था। तो इस कारण से जो तारीख फिरोज शाही है, फिरोज शाह तुगलक के आसपास के उस समय बलबन से लेकर के और फिरोज शाह तुगलक तक के 8 सुल्तानों के बारे में अलग अलग इस दौरान सुल्तानों के वंश बीते। बलबन के बाद भी बहुत सारे, तो इन वंशों में जो प्रमुख सुल्तान हुए 8 तरह के, इन 8 सुल्तानों के बारे में तारीख फिरोज शाही में वर्णन किया गया है। बर्नी की दूसरी किताब है फतवा-ए जहांदारी। फतवा-ए जहांदारी जहांदार शाह के लिए है। इन्होंने फतवा-ए जहांदारी में एक आदर्श शासक के बारे में बताया है। वह चाहते थे कि फिरोज शाह के समक्ष एक ऐसे राजा का आदर्श रखा जाए जो कि जिसे देख करके भारत में भी एक आदर्श राज्य स्थापित हो सके। अब वह आदर्श राजा किसको मानता है? वह मानता है महमूद गजनवी को। जिस तरह से इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए या धार्मिक सिद्धांत को लागू करने के लिए महमूद गजनवी ने प्रमुख कार्य किए, तो वह इस तरह की शिक्षा देता है आदर्श शासक को या आइडल एक किंग बनाने के लिए कि फिरोज शाह के सामने एक आदर्श शासक का मापदंड तैयार हो सके। यह उसकी पुस्तक फतवा-ए जहांदारी में है। यह फिरोज शाह तुगलक को समर्पित पुस्तक है। इसके अलावा यह जान लेते हैं कि दोनों पुस्तकें जो लिखी गई हैं संवाद शैली में हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि संवाद शैली एक ऐसी शैली है जिसमें कि दो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। जैसे एक कोई तर्क दिया जाता है, उस तर्क के विरोध में डायलॉग जो होता है, डायलॉग किए जाते हैं, और उस विरोध के भी विरोध में डायलॉग, मतलब कि दो लोग आपस में जैसे वार्तालाप करके और तीसरा निष्कर्ष निकलता है, इस तरह का वो डायलॉग शैली में यह लिखा गया है। यह मुख्य रूप से सबसे पहले इनके डायलॉग में पाया जाता है प्लेटो की रिपब्लिक में, जिसमें कि प्लेटो बताते हैं कि सुकरात से उनके शिष्यों ने या उनके लोगों ने पूछा कि न्याय क्या है,
तो अलग अलग लोगों ने न्याय के बारे में अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। फिर सुकरात ने उन सबको काट करके और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, वही रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो डायलॉग शैली है या संवाद शैली है, वह इन दोनों पुस्तकों में, बर्नी की पुस्तकों में भी देखने को मिलती है। अन्य पुस्तकें भी हैं बर्नी की, जैसे सनाए मोहम्मदी इनकी पुस्तक है, सलात ए कबीर इनकी पुस्तक है, इनायत नाम ए इलाही इनकी पुस्तक है, आसिर ए सादात इनकी पुस्तक है, हशरत नामा और तारीख ए बरमकियान। इन पुस्तकों के नाम परीक्षा में पूछ लेता है, तो आप इन्हें अवश्य ही याद कर लें, इन्हें अलग से लिख लें। तो इस तरह की कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। जो मुख्य पुस्तकें दो पहले हम बता दिए हैं, इन दोनों पुस्तकों को संवाद शैली में लिखा, और इन्हीं पुस्तकों से ज़्यादा हमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पता चलता है। अब बर्नी के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत में पहले तो हमने बताया कि उन्होंने विपरीत जोड़े का सिद्धांत दिया। दूसरा, उन्होंने आदर्श शासक और आदर्श राज्य के बारे में क्या कहा है वह यह जान लेते हैं। बर्नी ने कहीं भी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि उनका मानना था कि सब कुछ खुदा ने प्रकट किया है, सब कुछ खुदा ने बनाया है। तो इस कारण से राज्य की उत्पत्ति का कोई भी सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया है। वह अपने राज्य सिद्धांत में शरीयत को महत्व देते हैं, जो कि इस्लामिक प्रचलित नियम कानून थे, वह शरीयत को महत्व देते हैं। खुदा सभी विचारों के एवं विश्वासों का स्रोत है। जो उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे शरीयत है या कुरान है, इस तरह के धार्मिक ग्रंथों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें विचार प्राप्त होते हैं, वह सभी राजनीतिक सिद्धांतों या राजनीतिक विचारों का स्रोत है। उसी से सारे विचार निकलते हैं। खुदा ही विश्व का निर्माण करता और आधार बिंदु है। ईश्वर ने ही इस सारे संसार को बनाया है। जिस तरह से अरस्तु कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक व आत्म कल्याण की इकाई है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक व आत्म कल्याण की इकाई है, और यह प्राकृतिक है, पहले से उपलब्ध है, और इससे जनता का कल्याण यानी व्यक्ति का कल्याण होता है, इसलिए यह अस्तित्व में आया है। राज्य जनता के कल्याण के लिए अस्तित्व में आया है। बर्नी कहते हैं कि इन्होंने अरस्तु के विचारों को अपने इस्लामिक धार्मिक विचारों के प्रभाव में प्रस्तुत किया। जब अरस्तु के विचारों का बहुत सारे टाइम पीरियड में रीडिंग हुई, उनको पुनः से पढ़ा गया, उन्हें पुनः से उनका स्पष्टीकरण, उनकी पुनः से व्याख्या हुई, तो मध्य युग में जब ईसाई धर्म के नज़दीक पहुंचा, अरस्तु के विचार पहुंचे, तो उसका भी ईसाईकरण हुआ। इसी तरह से भारत में भी बर्नी ने अरस्तु के विचारों को इस्लामीकरण किया, मतलब इस्लामिक विचारों से प्रभावित किया और एक नए रूप में स्पष्टीकरण दिया, एक नए रूप में प्रस्तुत किया उसको। तो इन्होंने राज्य को इस्लामिक बहाना पहना दिया। अरस्तु के विचारों का इस्लामीकरण किया। कैसे इस्लामीकरण किया? जैसे कि थॉमस एक्विनास ने किया था। थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को ईसाईकरण किया था, उसमें ईसाई धर्म को से प्रभावित विचारों को प्रस्तुत किया, और इसी तरह से बर्नी ने इसे राज्य को इस्लामिक बहाना पहना दिया, यानी राज्य के विचार को इस्लामीकरण किया। तो यह दोनों के बीच में एक साम्यता है, एक्विनास और बर्नी के बीच में आप साम्यता देख सकते हैं, या यह देख सकते हैं कि भारतीय और पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में मध्य युग में एक साम्यता देखने को मिलती है। अब इन्होंने राजनीतिक उदारता व मुस्लिम कट्टरता का असंगत समावेश प्रस्तुत किया। जो इनका विचार है बर्नी का, यह दो असंगत बातों को अपने विचार में प्रस्तुत करता है। पहला तो यह राज्य का जो एक उदार चरित्र है, उस चरित्र को यह प्रस्तुत करते हैं जो कि अरस्तु से प्रभावित है, और इस्लामिक कट्टरता को भी, इस्लामिक कट्टरता मतलब कि कम उदारता वाले इस्लामिक विचार को भी ये उसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से दो विचारों का, जो कि प्रत्येक एक दूसरे के विरोधी हैं, उन दो विचारों का एक इनके विचारों में, बर्नी के चिंतन में इन दो विचारों का मेल प्राप्त होता है, और यह असंगत मेल है। असंगत मेल मतलब यह दोनों एक नहीं हो सकते। राज्य की उदारता और धार्मिक कट्टरता, यह दोनों एक नहीं हो सकती। इस कारण से इसे एक असंगत मेल कहा जाता है कि बर्नी के विचारों में उदारतावाद, राजनीतिक उदारतावाद और मुस्लिम कट्टरता का असंगत विरोध देखने को मिलता है। बर्नी ने अपनी पुस्तक फतवा जहांदारी में कहा कि एक अच्छी राज्य में शरीयत व जवाबित दोनों प्रकार के कानून होने चाहिए। आगे हम शरीयत क्या है, जवाबित क्या है, इसके बारे में जानेंगे। वह मानते हैं कि इसमें शरीयत मतलब कि जो धार्मिक कानून है, और जवाबित मतलब जो व्यवहारिक कानून है, दोनों तरह के कानून होने चाहिए। इस्लामिक प्रभु व प्रभुता की जगह सुल्तान की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता का इन्होंने समर्थन किया।
उन्होंने सुल्तान को एक साधारण मानव माना। वह न तो अल्लाह का देवदूत है और न ही प्रतिनिधि है। उनका मानना था कि सुल्तान भी एक सामान्य व्यक्ति है जिसे कि राज्य को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। वह ईश्वर का कोई प्रतिनिधि या देवदूत नहीं है। राज सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन नहीं रखता। राज सत्ता अपने आप में साध्य है। वह धार्मिक सत्ता के को महत्व तो देता है, किंतु उसके बाद भी सुल्तान को या राज्य के पद को या राजा को अधिक महत्व देता है। वह यह बताता है कि राज्य की जो सत्ता है, यानी जो सुल्तान है, वह धर्म सत्ता के अधीन नहीं हो सकती है। सुल्तान के लिए उन्होंने 3 तरह की मुख्य बातों को आवश्यक बताया। कौन कौन सी बातों को आवश्यक बताया है? उन्होंने कहा सुल्तान का यह कर्तव्य है कि वह शरीयत को लागू करे। वह शरीयत को लागू करे। वह अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर प्रतिबंध लगाए, उन पर नियंत्रण करे। तो यानी वह पहली जो धार्मिक कानून है उसे लागू करे। कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह पापपूर्ण कार्यों पर प्रतिबंध लगाए और न्याय उपलब्ध कराए। यह 3 कार्य वह सुल्तान के लिए आवश्यक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करता है। अब जान लेते हैं कि शरीयत क्या है। अभी हमने चर्चा की थी ना शरीयत और जवाबित की, तो यह जान लेते हैं कि शरीयत क्या है। शरीयत एक इस्लामी कानून है। यह 3 भागों में है। इसमें कि इबादत, मुआमलात और उकूबात 3 तरह के कानून या नियम हैं। कुछ नियम धर्म से संबंधित, सीधे सीधे धर्म से संबंधित हैं, यानी ईश्वर भक्ति से संबंधित है, प्रार्थना से संबंधित है, तो इन्हें आप कह सकते हैं इबादत। देखिए, मैं धार्मिक किसी भी धार्मिक विचारों का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। मैंने अपने नोट्स में जो पढ़े हैं, जो मैंने अपने टीचर से सुना है, सीखा है, मैं केवल वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें गलत हो या कि कुछ चीज़ें कम सही हो, तो आप उन्हें इग्नोर करिएगा। जो धार्मिक नियमों के ज़्यादा जानकार हैं वह इन्हें इग्नोर करिएगा। या केवल पढ़ाई की दृष्टि से ही अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस तरह से परीक्षा में या सामान्य जिज्ञासा के लिए किस तरह से इसे मैं उपयोगी बना सकूं। तो शरीयत जो है उसमें 3 तरह के नियम मिलते हैं। पहला इबादत, यानी ईश्वर से संबंधित प्रार्थना या पूजा पाठ, तो कर्मकांड बहुत ज़्यादा उनमें नहीं है, लेकिन ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना से संबंधित नियम जो है वो इबादत कहलाते हैं। दूसरा मुआमलात, यानी दूसरे तरह के जो कानून हैं वह दीवानी कानून कहलाते हैं। अब इन कानूनों के अंतर्गत जो भी सिविल मामले हैं, संपत्ति का बंटवारा, उत्तराधिकार इत्यादि तरह की जो भी बातें हैं, वह मुआमलात कहलाते हैं। तीसरा है उकूबात। उकूबात के अंतर्गत वह कानून है जो आपराधिक कानून, यहाँ पर दीवानी कानून गलती से लिखा हुआ है, दीवानी कानून नहीं, आपराधिक कानून यहाँ पे होगा, यानी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत उकूबात आता है। तो 3 भाग हैं। पहला धार्मिक यानी पूजा पाठ से संबंधित, दूसरा है मुआमलात, और तीसरा जो मुआमलात है वह सिविल लॉ है, और जो उकूबात है वह क्रिमिनल लॉ है। तो शरीयत में इस 3 तरह के कानून दिए गए हैं, इस्लामिक कानून। शरीयत का जो कानून है वह इस्लामी राजनीति का आधार माना जाता है, और इसके अंतर्गत ही राज्य का संचालन होता है। राज्य का उद्देश्य ही है कि वह शरीयत की सेवा करे, अर्थात शरीयत के कानून को लागू करे। अब ये तो शरीयत हो गया। दूसरा हमने कहा था जवाबित। जवाबित क्या है? जवाबित वह है जो कि राज्य के संचालन के लिए राजा बनाता है। राज्य के संचालन के लिए जो राजा के द्वारा बनाए गए कानून है वह जवाबित कहलाते हैं। आगे देखते हैं शरीयत के बारे में। शरीयत के अंतर्गत उन शिक्षाओं, प्रथाओं और कानूनों को शामिल किया गया है जो पैगंबर मोहम्मद व उनके पावन खलीफाओं की देन है। जो पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके बाद के जो खलीफा हुए और उन्होंने जो विचार दिए, जो नियम कानून बताए, उन कानूनों का एक संग्रह जो है वो शरीयत के अंतर्गत है। इन कानूनों के द्वारा इस्लामी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक जीवन का संचालन होता है। अब आप यह समझ सकते हैं कि जो शरीयत का कानून है एक संपूर्ण कानून है। इसमें सामाजिक चीज़ें भी हैं, किस तरह से इस्लाम को मानने वाले लोग सामाजिक कार्य करेंगे या समाज में रहने के नियम जो कानून हैं उसे कैसे पालन करेंगे। राजनीतिक कानून भी है इसमें, धार्मिक कानून भी है, और आर्थिक जीवन के कानून का भी संचालन शरीयत के माध्यम से ही होता है। दूसरा जो है जवाबित, इसमें जब समय और परिस्थितियों के अनुसार राज्य को यह आवश्यकता लगती है कि वह नए कानून बनाए, तो वह बदलती परिस्थितियों और समय की ज़रूरत के साथ सुल्तान अपने यहाँ कुलीन वर्ग के परामर्श से जो कानून बनाता है। अब यह कानून भी शरीयत के विपरीत नहीं होगा, यह शरीयत के अनुकूल ही होगा, किंतु जिन बातों की चर्चा शरीयत में नहीं की गई है या स्पष्ट नहीं है या फिर उन्हें छोड़ दिया गया है, उन बातों के बारे में कानून बनाने को जवाबित कहा जाता है। शरीयत एक दैवी कानून है, जबकि जवाबित जो है वह लौकिक कानून है। मतलब जवाबित को बदला जा सकता है
और शरीयत को नहीं बदला जा सकता। ठीक, तो शरीयत जो है वो बदलने लायक नहीं है, यह दैवी कानून है, क्योंकि ईश्वर की बात है, मोहम्मद साहब और उनके पवित्र खलीफाओं का दिया हुआ ज्ञान है, तो यह बदला नहीं जा सकता। लेकिन जवाबित जो है राजा के द्वारा, सुल्तान के द्वारा जो है इसे बदला जा सकता है समय और परिस्थितियों के अनुसार। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख लक्ष्यों के बारे में बर्नी ने चर्चा की है। जियाउद्दीन बर्नी का मानना था कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसके 3 लक्ष्य हैं। कहाँ पे चर्चा की है? फतवाए जहांदारी में की है। ठीक, फतवाए जहांदारी में उन्होंने बताया कि 3 तरह के राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य हैं। पहला कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य सुदृढ़ हो। किस तरह से सुदृढ़ हो, यह इसका लक्ष्य है। राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण इसलिए किया जाना चाहिए, या उन्होंने अपने जो शिक्षाएं दी अपनी पुस्तक फतवाए जहांदारी में इसलिए दी क्योंकि भारत में मुस्लिम साम्राज्य सुदृढ़ हो। राजशक्ति का स्वरूप जन कल्याणकारी हो, कि राजा या राज्य की जो शक्ति है उसके द्वारा जन कल्याण को बढ़ाया जा सके। और तीसरा है मुस्लिम सल्तनत की वैधता व लोकप्रियता को बढ़ाना। तो इन 3 कारणों से राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ, या कि राजनीतिक सिद्धांत को मानने का, उन पर चर्चा करने का, विचार करने का यही कारण है कि मुस्लिम साम्राज्य सुदृढ़ हो, जन कल्याणकारी हो और लोकप्रिय तथा वैध हो। तो इन 3 प्रमुख कारणों के लिए राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई या राजनीतिक सिद्धांत लागू किया गया। अब एक संप्रभुता से संबंधित उन्होंने अपने विचार दिए, जिसमें कि बादशाह या राजा को उन्होंने संप्रभु बताया। इसमें क्या उनके प्रमुख राजनीतिक विचार हैं वह हम जान लेते हैं। उन्होंने बादशाही के अंतर्गत प्रभुत्व को बादशाही मानी, कि किस तरह से राजा का प्रभुत्व अपने सब पूरे तंत्र के ऊपर होता है। इसे हम आधुनिक संप्रभुता की तरह देख सकते हैं, कि किस तरह से संप्रभुता का जो सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, वही बादशाही का सिद्धांत है बर्नी के विचारों में। आतंक व राजत्व की गरिमा तथा शक्ति शासन के लिए आवश्यक है। अब शासन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता इन्होंने बताई। कौन कौन सी 2 चीज़ें? पहला तो आतंक है, मतलब कि हर कोई राजा से डरेगा। ठीक, पहला क्या है? आतंक है। और दूसरा है राजत्व की गरिमा, यानी कि जो राजा होगा, सुल्तान होगा, उससे हर कोई भय भी रखेगा और उसकी इज्जत भी करेगा। तो सुल्तान की बातों को मानने का 2 कारण, पहला कारण राजा की शक्ति का भय, और दूसरा कारण कि राजा की वैधता या राजा के पद का सम्मान। तो आतंक और राजत्व की गरिमा तथा शक्ति यह शासन के लिए आवश्यक है। अब इसी तरह का मिलता जुलता विचार आपने मैकियावेली के विचारों में भी देखा होगा, कि वह कहता है कि राजा को भय बनाए रखना चाहिए और अपना सम्मान या गरिमा भी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भय काम नहीं करता वहाँ लोग गरिमा या प्रभुत्व को मान करके, लोग दूसरे व्यक्ति के वैधता को मान करके और उसकी बात मान लेते हैं। तो इस तरह से राजत्व के लिए बर्नी ने भी बताया कि आतंक और राजत्व की गरिमा तथा शक्ति यह शासन के लिए आवश्यक है। बादशाही जो है वह खुदा की नियामत है। नियामत मतलब उपहार है। बादशाही खुदा ने दी है, खुदा ही इसे समाप्त कर सकता है। और बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक बादशाह पर लोगों का विश्वास हो। जो पहले हमने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, उसमें तीसरा उद्देश्य है कि राजसत्ता पर लोगों को विश्वास हो, लोग उसकी लोकप्रियता हो राजसत्ता की, और वैधता प्राप्त हो। तो इस कारण से वह कहता है कि यह जो खुदा की नियामत है, बादशाहत जो है, वह तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि लोगों का विश्वास बादशाह पर बना रहे। बर्नी राजसत्ता के लिए वैधता को आवश्यक मानता है, लेजिटिमेसी को वह आवश्यक मानता है। जब लोग अपने ऊपर किए जाने वाले शासन को वैध मानेंगे तभी उसे स्वीकार करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। जनता का विश्वास खो देने वाले शासक को पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिस पर जनता विश्वास नहीं करती है, वह अपने से ही पद छोड़ दे तो ठीक है, अन्यथा वह जनता के द्वारा या अन्य दूसरे सुल्तान के द्वारा मार दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो लोकप्रिय नहीं है, जिस पर जनता का विश्वास नहीं है, जो वैध नहीं है, वह बादशाहत नहीं कायम कर सकता, वह राजा नहीं बन सकता है। इस्लाम के निर्देशों का पालन एवं प्रजा को शरीयत के मार्ग पर रखने वाले राजा को बर्नी उसके व्यक्तिगत पापों के लिए क्षमा कर देता है। ऐसा व्यक्ति, अब यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत पर जो धार्मिक प्रभाव है वो यही है। वो यह मानता है कि राजा अपने कार्यों के दौरान बहुत सारे पाप करता है, लेकिन कुछ पाप अगर वह इस्लाम के सिद्धांतों का पालन कर रहा है, वह क्या कर रहा है? इस्लाम के सिद्धांतों का या इस्लाम के निर्देशों का पालन कर रहा है और प्रजा का पालन शरीयत के अनुसार कर रहा है। ठीक,
प्रजा का पालन शरीयत के अनुसार कर रहा है, तो ऐसे राजा अपने कार्यों को करने के दौरान जो पाप करता है, हत्याएं करता है, युद्ध करता है, छल करता है, जो भी उससे गलत काम होते हैं, वह उनके लिए क्षमा उसको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य था कि इस्लाम के निर्देशों का उसने पालन किया और उसका मुख्य उद्देश्य था शरीयत को लागू करना। तो इसलिए इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत में धार्मिक प्रभाव आप देख सकते हैं। बादशाह को आतंक, ऐश्वर्य, वैभव का प्रदर्शन करते हुए सहृदय, दया और कृपा का व्यवहार करना चाहिए। अब आप 2-3 चीज़ें देखिए इसमें एक साथ देखने को मिल रही जो एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने पहले भी विपरीत बातों की चर्चा की थी कि उसने राजनीतिक उदारता की बात धार्मिक कट्टरता से उसने मेल किया। एक यहाँ पर भी देखिए कि वह क्या कहता है कि बादशाह के अंतर्गत आतंक भी होना चाहिए, अर्थात लोग उसके बल से डरें, और ऐश्वर्य भी होना चाहिए, मतलब धनी हो, संपन्न हो, लोगों के वैभव से अधिक उसका वैभव हो। वह वैभवपूर्ण प्रदर्शन, मतलब आतंक का भी एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ ऐश्वर्य और वैभव का भी प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही साथ उस पर सहृदयता, दया और कृपा की भी बात है कि उसके व्यवहार में सहृदयता, दया और कृपा भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा राजा जो आतंकित भी करता हो, उदार भी हो, दयावान भी हो, वैभवशाली भी हो, तो इस तरह से अलग अलग विचार जो एक दूसरे के विरोधी हैं वह राजा के अंदर देखने को मिलते हैं। और इस तरह के राजा को धर्म का पालन और उसकी रक्षा करनी चाहिए, इस्लाम का सम्मान स्थापित करना चाहिए। तो इस तरह के उन्होंने राजा के बारे में बताया। बादशाही का अनिवार्य गुण है न्याय। अब इसके पहले न्याय के बारे में प्लेटो और अरस्तू ने भी कहा, हालांकि प्लेटो का जो न्याय है वह थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या आज के जो व्यवहारिक न्याय है उससे एकदम अलग है, सामाजिक न्याय से एकदम अलग है, एक तरह की वो वर्णाश्रम व्यवस्था की तरह है। उस पर हम जब प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से देखेंगे। अभी बस इतना समझिए कि जिस तरह से बर्नी ने बादशाही यानी राजत्व के अंतर्गत न्याय को प्रमुख महत्व दिया है, उसी तरह से प्लेटो और अरस्तू ने भी दिया था। अरस्तू का जो न्याय है वह अधिक व्यवहारिक है, अरस्तू का न्याय जो है वह अधिक व्यवहारिक है, उसमें व्यवहारिक जो न्याय की प्रक्रिया है और जो परिभाषा है उसे उसने अपनाया है। बादशाह के अंतर्गत जो न्याय के गुण की बात बर्नी ने कही, वैसे ही न्याय के गुण की बात प्लेटो और अरस्तू भी करते हैं। प्राचीन विचारक जो हैं अरस्तू से काफ़ी प्रभावित थे और अरस्तू के ही विचारों की दोबारा से बर्नी के विचारों में पुनः व्याख्या मिलती है। तो यह आप पहले से ही ध्यान में रखिएगा। बादशाह में विरोधी गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, जैसे क्रोध भी हो और कृपा भी हो। बादशाह के अंतर क्रोध भी हो और कृपा भी हो, उसके अंदर ऐश्वर्य व दया भी हो, कठोरता और नम्रता भी हो, अभिमान व विनम्रता हो। अब इस तरह के जो विचार हैं वह मैकियावेली उस टाइम पीरियड में प्रस्तुत करता है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, राजा को अपना भय भी दिखाना चाहिए और कृपा भी दिखानी चाहिए, राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए लेकिन कभी प्रजा का धन नहीं छीनना चाहिए। तो इस तरह के जो एक दूसरे के विरोधी विचार हैं वह सभी विचार राजा के अंदर के गुणों के अंतर्गत जो द प्रिंस में मैकियावेली बताता है, उसी तरह से बर्नी भी अपने पुस्तक में बताता है कि राजा के अंतर्गत किस तरह के गुण, और ये एक दूसरे के विरोधी गुणों की बात हो रही है। बर्नी बताता है वह अपने अनुभव के आधार पर शासक को 24 हिदायतें देता है, मतलब 24 पॉइंट में या 24 तर्कों में वह बताता है कि किस तरह से शासक को कार्य करना चाहिए। ठीक, 24 हिदायतें देता है। कौन देता है? बर्नी देता है। उसने श्रेणीबद्धता व कुलीनता का समर्थन किया। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जो भी राजतंत्र का समर्थन करेगा, जो भी असीमित सत्ता या एक व्यक्ति में सत्ता के केंद्रीकरण का समर्थन करेगा, वह कुलीन तंत्र का भी समर्थन करेगा, यानी कुलीन लोगों का पक्ष लेगा। क्यों? क्योंकि राज्य की या राजा की सत्ता को कौन चलाते हैं? उनके मंत्री, उनके सरदार, उनके सामंत चलाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति श्रेणीबद्धता, कुछ लोग उच्च हैं, कुछ लोग निम्न हैं, कुछ लोग राज्य कार्य के लिए बने हैं, कुछ लोग व्यापार, कृषि और सेवा कार्य के लिए बने हैं। तो इस तरह के जो विचार हैं वह श्रेणीबद्धता की बात है। वह सारे लोग जो राजतंत्र का समर्थन करते हैं वह श्रेणीबद्धता और कुलीन तंत्रता या कुलीनता का समर्थन करेंगे। तो यही कार्य बर्नी भी करता है। आगे वह कहता है कि कुछ लोग श्रेष्ठ और शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बात अरस्तू भी कहता है। कुछ लोग कैसे कहते हैं हम बताएंगे आपको। वह कहता है कि कुछ लोग श्रेष्ठ हैं जो कि शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ लोग निम्न हैं जो कि शासित होने के लिए पैदा हुए हैं।
अब सेम यही बात बर्नी की तरह ही अरस्तु ने पहले ही कही है। अरस्तु का टाइम पीरियड पहले है। अरस्तु कहता है कि जो यूनानी है वो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और जो अन्य लोग हैं वह शासित होने के लिए। तो अगर कोई यूनानी किसी अन्य व्यक्ति को, गैर यूनानी को अपना दास बनाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, किंतु यूनानी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी ने बलपूर्वक दास बनाकर यूनानी व्यक्ति को बंधक बनाया है तो उसे छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनानी व्यक्ति जो है वह सभ्य हैं और वह शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, शासित होने के लिए या कि सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए नहीं हुए हैं। तो इसी तरह के मिलते जुलते विचार बर्नी के भी हैं और अरस्तु और बर्नी के सिद्धांतों में साम्य देखने को मिलता है। बर्नी के अनुसार बादशाह को यथासंभव युद्ध से बचना चाहिए, क्योंकि युद्ध से बहुत सारे नुकसान होते हैं, राज्य की आर्थिक हानि होती है, सैनिक मारे जाते हैं। तो उसे अधिक से अधिक यह प्रयास करना चाहिए कि युद्ध न हो, अन्य प्रयासों से युद्ध को टाला जा सके या समस्या का समाधान किया जा सके। इसके प्रमुख नौकरशाहों में वह वजीर को महत्व देता है, जो आज के प्रधानमंत्री की तरह है। वजीर जो मुख्य उसके दरबारी या मुख्य प्रधान, जो प्रधान उसका मंत्री है, उसे वजीर के रूप में वह प्रस्तुत करता है। बर्नी के विचार राजनीतिक निर्माण के नहीं, मुख्यतः राज्य शिल्प व स्टेट क्राफ्ट, शासन कला से संबंधित है। अब शासन कला से संबंधित विचार इसके पहले भी हमने देखा था, किसके थे? हमने देखा था कि जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासन कला से संबंधित विचार उन्होंने दिए थे। उसी तरह बर्नी ने भी मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि जो भी हम संकल्पनात्मक ज्ञान है हमारा, संकल्पनात्मक हमारी राजनीतिक सिद्धांत की समझ है, उस पर नहीं, बल्कि इन्होंने मुख्य रूप से राज्य का शासन किस तरह से चलाया जाए, नौकरशाही कैसी चलाई जाए, राज्य का क्या कारण, राजा को के क्या व्यवहार हैं, क्या व्यवहार होने चाहिए, इन बातों पर ज़्यादा जोर देता है। तो बर्नी के विचार भी शासन कला से संबंधित हैं, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौटिल्य के विचार हैं, चाणक्य के विचार हैं। अब आगे वह पूर्ण सत्तावाद का समर्थन करता है। पूर्ण सत्तावाद यानी एब्सोल्यूटिज्म, यानी राजतंत्र का समर्थन करता है। सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित हो, और वो कौन व्यक्ति होगा? वह व्यक्ति होगा राजा। ठीक, तो राजा यानी राजतंत्र की वह समर्थन करता है। इसने राजतंत्र का समर्थन किया। किस लिए राज्य का समर्थन किया? क्योंकि अगर राज्य की सुरक्षा, स्थिरता, सुदृढ़ता को उन्होंने सर्वोच्च माना है कि अगर राज्य सुरक्षित रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, तभी प्रजा का कल्याण हो सकेगा, तभी व्यवस्था बनी रहेगी। प्लेटो व अरस्तु के राजनीतिक दर्शन की भी इनको जानकारी थी। जो बर्नी के सिद्धांतों को, बर्नी के विचारों को पढ़ करके हमें पता चलता है कि प्लेटो व अरस्तु के सिद्धांतों के बारे में, राजनीतिक दर्शन के बारे में इन्हें पता था। इन्होंने कुरान के प्रति इनकी आस्था थी और विवेकवाद के प्रति घृणा थी। अब जो धार्मिक जितने विचार हैं वो किसी भी धर्म के हैं, वह विवेकवाद के विरोधी होते हैं। विवेकवाद का मतलब यह है कि तार्किकता के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करना, या कि तर्क के आधार पर ज्ञान की पुष्टि करना। कोई भी विचार इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वह किसी धर्म के द्वारा या धर्म के प्रवर्तक के द्वारा या ईश्वर के द्वारा दिया गया है, बल्कि उस विचार के बारे में तर्क करना और तर्कों के मापदंड पर उन्हें तोलना, उन्हें जांच करना, परखना, और उसके बाद उन्हें स्वीकार करना। अगर अतार्किक विचार हो तो उन्हें अस्वीकार कर देना, यह कहलाता है विवेकवाद। तो जितने भी धार्मिक विचार हैं वह सबके सब विवेकवाद के विरोध में ही है। क्यों? क्योंकि धार्मिक विचार सदैव धर्म के जो प्रमुख होते हैं, जो उनके धर्म प्रवर्तक होते हैं, उनकी बातों को या ईश्वर की बात कह करके, या ईश्वर की बातों को, जो पवित्र पुस्तकों की बातें हैं, उनको वह अकाट्य मानते हैं, उन पर किसी भी तर्क की गुंजाइश नहीं रखते हैं। इस कारण से धार्मिक जो विचार हैं वह विवेकवाद के प्रति हमेशा ही विरोधी हैं। तो जो बर्नी के राजनीतिक विचार हैं वह कुरान के प्रति आस्था रखता है, यानी धार्मिक विचार के प्रति आस्था रखता है, और इस कारण से बर्नी स्वयं भी विवेकवाद के प्रति घृणा रखता है, अर्थात विवेकवाद का विरोधी है। अरस्तु की तरह राज्य को स्वाभाविक व प्राकृतिक मानता है, यह उसकी अरस्तु के प्रति साम्यता है। एक अन्य तथ्य है कि न्याय, संयम और मध्य मार्ग को उचित मानता है। हमने पहले ही चर्चा की थी कि न्याय के बारे में वह बातें करता है कि राज्य का कार्य है कि न्याय को स्थापित करे। राजनीतिक सिद्धांत का कार्य है कि राज्य को न्याय के बारे में प्रोत्साहित करे।
और संयम तथा मध्यम मार्ग को उचित मानता है कि जिस तरह से चीज़ें दो विपरीत जोड़ों में उपलब्ध हैं तो हमें दोनों विपरीत जोड़ों की तरफ नहीं जाना है, हमें मध्य मार्ग चुनना है और उसे ही लागू करना है। तो यह भी बर्नी के विचारों में मध्य मार्ग भी प्रमुख विचार है। न्याय धर्म की एक आवश्यक शर्त है और धर्म न्याय की एक आवश्यक शर्त है। न्याय को धर्म से उन्होंने जोड़ा है कि न्याय के लिए धर्म आवश्यक है और धर्म के लिए न्याय आवश्यक है। यह भी बर्नी के विचार में प्राप्त होता है। आगे वह बताता है कि यदि पृथ्वी पर न्याय व समानता नहीं होगी तो अराजकता फैल जाएगी और एक व्यक्ति की संपत्ति दूसरे व्यक्ति का परिवार समाप्त हो जाएगा। उसका मानना है कि न्याय व समानता के कारण ही अराजकता रुकी हुई है, यानी शांति व्यवस्था है, और जब तक शांति व्यवस्था है तभी तक लोगों की संपत्ति, लोगों के का परिवार सुरक्षित है। तो इसलिए न्याय व समानता को बनाए रखने की बात बर्नी करता है। ठीक, अब कुछ कुछ बातें मध्यकालीन जो विचारक हैं उनके विचारों में एक अंतर विरोध दिखता है। एक तरफ वो कुलीनता का समर्थन करते हैं, श्रेणीकरण को समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ वो समानता की भी बात करते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि समानता वहाँ आज की समानता, जो आधुनिक समानता का सिद्धांत है, उससे अलग थी। तो इसलिए उनकी समानता और उनकी कुलीनता एक साथ संभव थी या उन्होंने दोनों को साथ प्रस्तुत किया, किंतु अभी यह संभव नहीं है। कुलीनता और श्रेणीकरण को जो व्यक्ति समर्थन दे रहा है वह समानता को समर्थन नहीं दे सकता। बर्नी ने ब्राह्मणों का भी विरोध किया, ब्राह्मणों का घोर विरोधी था और उसने उसे काफिर कहा। अब किसी भी व्यक्ति को जो अपनी धार्मिक सत्ता को स्थापित करना चाहता है तो प्राचीन या पहले से स्थापित धार्मिक सत्ता का विरोध तो उसे करना ही है। तो उसने ब्राह्मणों का विरोध किया, उन्हें काफिर कहा। वह ब्राह्मणवाद व ग्रीक विज्ञानवाद, जो हमने अभी चर्चा की ना, विवेकवाद, जो विवेकवाद है यानी तर्कों के आधार पर ज्ञान को प्राप्त करना, जिसे आप ग्रीक विज्ञानवाद या यूनानी दर्शन कह सकते हैं, इन दोनों को वह सेम मानता था। ग्रीक विज्ञानवाद और ब्राह्मणवाद दोनों सेम है और दोनों धार्मिक विचारों के लिए खतरे हैं और दोनों में ही इस्लाम को खतरा है, दोनों का इस्लाम से विरोध है। इसलिए बर्नी ब्राह्मणों का विरोधी था, क्योंकि दोनों विवेकवादी ज्ञान पर आधारित है। उसका मानना था कि तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना और तर्क के आधार पर ज्ञान की पुष्टि करना, यह जो प्रक्रिया है वह ब्राह्मणवाद में भी है और वह यूनानी दर्शन यानी ग्रीक विज्ञानवाद में भी है। इस कारण से वह इन दोनों का विरोधी था और यह इस्लाम की पारंपरिक ज्ञान परंपरा जो थी उसके विपरीत था, क्योंकि इस्लाम में शरीयत का कानून उच्च माना जाता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाए जाते। पैगंबर साहब और जो उनके खलीफा रहे हैं उनके विचारों पर कोई प्रश्न नहीं उठाए जाते, उन्हें जस का तस स्वीकार कर लिया जाता है। तो तार्किकता का जो प्रक्रिया होगी उसका इसने विरोध किया और इनको अपने राज्य में दबाने का भी प्रयास किया। बहुत सारे इसके लिए उसने उपाय बताए कि किस तरह से इसे रोका जा सकता है। तो इस तरह से हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मध्यकालीन विचारकों में बर्नी के सिद्धांत को जाना। बर्नी के सिद्धांत में हमने मुख्य रूप से इसके पहले जो बर्नी का जो सिद्धांत था वह नेट की परीक्षा में सिलेबस में शामिल नहीं था, लेकिन बाद की परीक्षाओं में इसे शामिल कर लिया गया। कुछ प्रमुख विचारक जो जोड़े गए हैं, जिसमें कि रमाबाई हैं और अगन्नसुत्त है और बर्नी है। तो अलग अलग जो राजनीतिक सिद्धांत कहीं प्राप्त थे और उन्हें अध्ययन में नहीं लाया गया था, उन्हें पुनः से शामिल किया गया। यह बहुत ही नया सिलेबस है और इस कारण से इसमें तथ्यों की भी कमी है। तथ्यों की कमी होने से यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है, क्योंकि जो भी उपलब्ध तथ्य हैं वह महत्वपूर्ण है। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत डीप में पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। इन टॉपिक्स के लिए जो नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं उनमें आपको पर्याप्त जो उपलब्ध है उसी को याद रखने की आवश्यकता है और उन्हीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।